दर्शकों, समाज के ही भांति साहित्य में भी नारी को लेकर कई विचारधाराएं हैं। समय चाहे कोई भी रहा हो, नारी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन समाज में जो ये परिवर्तन आया है उसका सीधा प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा है, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी साहित्य जगत और नारी पर आधारित है और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता जी, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है मैम जी। तो जैसा आज का हमारा जो विषय है हिंदी साहित्य जगत और नारी, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य है क्या? साहित्य में मैम स जमा हित दो शब्दों को मिलाकर बना है। साहित्य में सर्वहित की बात की जाती है। जहाँ पर समाज के सर्वहित की बात की जाती है उसे साहित्य कहते हैं। जिस तरह से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हम एक कहानी पढ़ते हैं, जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो हमारा जो साइकोलॉजिकल हमारा जो दिमाग होता है वो कुछ और होता है, और उससे पहले हमारी मानसिकता हमारा दिमाग कुछ और सोचता है। मैं आपको केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ जब मैंने पढ़ी तो मैं अंदर तक मतलब बहुत भाव विभोर हो गई, बहुत टूट गई। मैंने सोचा क्या सच में इस तरह का वातावरण केदारनाथ में ऐसा भी होता था? क्योंकि जैसे हमने लाइव देखा उस समय तो हमें ऐसा लगा कि आपदा आई, इतने घर टूटे, इतने पशु मरे, इतने लोगों की जाने गई। लेकिन जब हमने उसके पीछे का मैंने जो राज एक कहते हैं ना हम कि उसमें राज की बात है, तो मतलब जब उस चीज़ को मैंने उन 12 कहानियों में पढ़ा, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ, तो मैं अंदर तक बहुत टूट गई कि सच में ही उस समय वहाँ पर उस एक देवभूमि में इस तरह का भी माहौल था। घोड़ों को शराबें पिलाई जाती थी, गरीब लोगों का शोषण हो रहा था। तो इस तरह से जो साहित्य है वो हमें बहुत ज्ञान देता है और समाज में आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो हमारे जीवन को आकार देती है, हमारी सोच को आकार देती है, हमारे विचारों को एक आकार देती है। जी मैम। तो अगर नारी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो नारी का क्या योगदान है साहित्य में? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें पुरुष वर्ग ने जितना लिखा है, मैं ये मानती हूँ कि अगर 70% जो है पुरुष वर्ग ने लिखा है तो उस समय 30% महिला वर्ग ने भी लिखा है। लेकिन महिलाओं की रचना को कितना आगे निकाला गया, कितना उनको समाज के समक्ष रखा गया, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हम भी मतलब नहीं ले सकते। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस महिला ने अपने आप को सशक्त किया और समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, उसका साहित्य जो है वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है जन्म जन्म तक जब तक हिंदी ये समाज रहेगा, ये धरा रहेगी, तब तक साहित्य जो है वो चलता रहेगा। जिस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान है, हमारी चित्रा मुदगल है, मृणाल पांडे है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपने आप को समाज के समक्ष रखा। और सुभद्रा कुमारी चौहान की तो वो है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो मतलब वो एक किसने लिखा? वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। नहीं तो हम भी ये सोचते कि कोई झांसी की रानी थी, उसने हम एक साहित्य के माध्यम से वो चीज़ हमारे समक्ष आई ना, और उसको हमने देखा, परखा और समझा। तो वो एक हमारे एक हर मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन समाज की हर महिला के लिए आगे बढ़ने का, अपने आप को समाज के समक्ष सशक्त बनाने का जो है वो एक साहित्य जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और यदि हम मतलब महिला साहित्यकारों की बात करें तो उनको देख करके तो महिला एक और भी सशक्त बनती है। जी। जैसा आपने डॉक्टर साहब कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पर हमें ये समझ नहीं आता कि साहित्य में लिखा है खूब लड़ी मर्दानी, तो मर्दानी ही क्यों लिखा गया, स्त्री क्यों नहीं लिखा गया, ऐसा क्यों? मैंने मैम आपको यही बात कही कि जिस महिला ने अपने आप को समाज में
पुरुष के समकक्ष प्रस्तुत कर लिया, वो अपने आप को, उसके अंदर से वो वाइब्रेशन नहीं आती महिला वाली, वो अपने आप को महिला नहीं समझती है, तो समाज भी कहीं ना कहीं बोलने के लिए, मैं मजबूर नहीं कह रही हूँ, कि उसके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ आती है। तो जब हर महिला जो है इतनी सशक्त बनेगी और समाज के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करेगी, तो ये स्त्री विमर्श, ये छोटे छोटे शब्द जो हैं वो हटते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि जो साहित्य है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे पे पड़ता है। अगर हम छोटे बच्चे से लेकर बात करें, छोटी एक महिला की बात करें, एक बच्चे की बात करें, तो जब वो स्कूल में जा रहे हैं, कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन में भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारी जो हम साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि कमज़ोर जो पक्ष है, कमज़ोर में हमेशा स्त्री को लिखा जाता है, और जैसे कि नदी में स्त्री होती है, समुद्र पुरुषों को कहा जाता है, और धरती स्त्री को कहा जाता है, तो सूर्य हमेशा पुरुष को कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कमज़ोर और जो थोड़ी सी कमी जिसमें होती हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है मैम कि हमारी जो मानसिकता है ना, वो उसी तरह से ढाल दी गई है कि तुम लड़कियां हैं, तुम्हें रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि समाज को पूरी तरह से बदलने में कम से कम भी 20 साल और लगेंगे, जहाँ तक मतलब मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा समाज में जब भी कोई घटना घटित होती है तो अंगुली जो है वो लड़की के ऊपर उठाई जाती है कि वो रात को घर से बाहर क्यों गई थी, उसको उस समय जाना नहीं चाहिए था, लड़की है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि जो हमारा जो शहरी परिवेश है ना, उसमें तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसमें अभी भी बदलाव आने में कम से कम भी 50 साल लगेंगे बदलने में। जिस तरह से हम ये कह रहे हैं ना कि महिला को इस तरह से कमज़ोर समझा जाता है, और साहित्य में जब भी हम पढ़ते हैं या किसी भी साहित्य को हम पढ़ते हैं तो मोस्टली ऐसा ही शब्दों का यूज़ किया जाता है, और हमें लगता है कि शायद अगर इस शब्दों में चेंजेस लाए जाए आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी में भी चेंज। जी मैम, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब साहित्य जो है आम जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत होगा और साहित्य को लिखने वालों का भी नज़रिए बदलेगा, तो इसमें मैम अभी थोड़ा समय और लगेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरी ये है कि जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती थी तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, कफन। तो उसको देख करके मेरे मन में मतलब एक बहुत वेदना जो है वो जागृत हुई, और उसके बाद मैंने भी जैसे छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं लिखना शुरू किया, और समाज को मतलब एक दिशा निर्देश देना जो है वो मुझे ऐसा लगा कि जो एक समाज का जो जिसको हम बोलते हैं ना कि वंचित वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, उसको ऊपर उठाने के लिए हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से समाज का वो वर्ग भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा, और एक लड़की जो है, एक ग्रामीण परिवेश की लड़की और एक शहरी परिवेश की लड़की जब एक समकक्ष खड़ी हो जाएंगी, तो मुझे लगता है ये नदी, ये स्त्री, ये शब्दों के मतलब बहुत बदलाव आएगा, आ जाएंगे। जी। हिंदी साहित्य के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य है, आपको क्या लगता है? हिंदी साहित्य का उद्देश्य जो है मैम, हमारा जो एक साहित्यकार का जो उद्देश्य रहता है वो हमेशा यही देखते हैं कि समाज में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, और समाज में को बदलाव की किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो कम से कम 1 शताब्दी पहले के लेखक हैं। उन्होंने आज से 100 साल पहले जो मैम लिखा है, जो घटनाएं वही घटनाएं हमें आज भी 100 साल बाद भी समाज में देखने को मिलती हैं। जिस तरह से उन्होंने किसानों के ऊपर उस समय लिखा कि इतने किसान जो है आत्महत्याएं करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम आज के समय में देखें तो गाहे बगाहे हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वहाँ पर इतने किसानों ने आत्महत्याएं की। तो जो समाज की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से परिवर्तन करने में अभी समय लगेगा। क्योंकि यदि हम बोलते हैं कि आज उनको हल दे दिए गए हैं, आज ट्रैक्टर जो है वो घर घर पहुंच गए हैं, सड़कें पहुंच गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक निचले तबके का जो किसान है वो अपने खेतों को ही बीज नहीं पाता है, क्योंकि वो बीज, वो खाद, वो केमिकल्स, वो हर चीज़ जो है इतनी महंगी है कि उसकी पहुंच से बाहर है। तो जो समस्याएं, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 100 साल पहले समाज
समाज में हमें देखने को मिलती थी, वही समस्याएं कहीं ना कहीं हमें आज भी देखने को समाज में मिलती हैं। तो एक लेखक ही है जिसने 100 साल पहले भी उन समस्याओं के ऊपर दृष्टि दौड़ाई थी, और 100 साल बाद भी हम लोग जो हैं एक मतलब पाठक वर्ग भी उस चीज़ को एनालिसिस कर रहा है कि 100 साल पहले जो समस्याएं थी वो आज 100 साल बाद भी हमें देखने को मिलती हैं। कर रहे हैं वो सब चीजें जो आपने पढ़ी है, बिल्कुल, वो आप देख रहे हैं कि वो रियल लाइफ में हो रही है। जी बिल्कुल जी। लेखक की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लेखक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है। तो कहीं ना कहीं लाइफ और हमारे समाज में एक चेंज लाने के लिए भी लेखक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो लेखक कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और हमेशा ही आपको ऐसा लगा हो कि हमारे समाज में इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है चेंज करने के लिए सोसाइटी को? मैम, जिस तरह से एक कहावत है ना, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खगोल तम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो हर लेखक का अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई लेखक मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कुछ लेखक ऐसे हैं जिनसे मैं प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य की यदि हम आदि काल से लेकर के आज तक की बात करें तो लेखकों ने बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा है और समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसे आदिकाल था 10वीं शताब्दी के आसपास से 13वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद हाँ जी मैं हिंदी साहित्य की स्थापना जो है हमारी सबसे पहले, जिस तरह से हम बात करें, अगर हम वेदों से बात करें तो पहले हमारी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद हमारी पाली, फिर हमारी प्राकृत, फिर हमारी अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी भाषा जो है वो 10वीं शताब्दी के आसपास जो है समाज के समक्ष प्रस्तुत हुई। तो आदिकाल की बात करें, आदिकाल ने भी अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश करने में समाज के समक्ष बहुत भूमिका निभाई लेखकों ने। उसके बाद भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को हम एक स्वर्ण युग भी कहते हैं, और उसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो उस समय यदि हम अपने इतिहास में भी जाएंगे तो हमारे समाज में किस तरह की परिस्थितियाँ थी और किस तरह के शासन थे, मतलब उस शासन में, मुगलों के शासन में, यदि इस सनातन संस्कृति को जीवित रखने में किसी का, यदि मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा रोल जो रहा है वो साहित्यकारों का रहा है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सशक्त करने का संदेश दिया। कबीरदास जी रहे हमारे, तुलसीदास जी रहे, सूरदास जी रहे उस समय, तो ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। उस तरह से उसके बाद हमारा रीतिकाल आता है। फिर हमारा रीतिकाल में हमें एक प्रेम के साथ बांधा गया, प्रेम की भावना हमारे अंदर, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे अंदर एक प्रेम का भाव नहीं होगा तब तक हम एक सशक्त समाज की कल्पना जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आधुनिक काल आता है। तो जब 18वीं शताब्दी के आसपास हमारा आधुनिक काल आता है तो उस समय जो है हमारा जो समाज था, हमारा जो राष्ट्र था वो अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय भी लेखकों ने जो है बहुत अधिक साहित्य जो है लिखा, और उससे पहले जो है कविताएं लिखी जाती थी। तो हमारा साहित्य जो है खड़ी बोली में, कहानी, उपन्यास, कई तरह के हमारे नए नए न्यूज़पेपर शुरू हुए और घर घर तक पत्रिकाओं को पहुंचाया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा के जरिए ही इतिहास को बुना जाता है। हाँ जी तो बहुत ही अच्छी आपने यह जानकारी दी कि इतिहास को लिखने के लिए लेखक का कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। अगर हम आपकी जीवनी की बात करें, आप कैसे हिंदी साहित्य से जुड़ी? मैंने आपको मैम अभी पहले भी बताया कि मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ती थी तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी, कफन, और उस कहानी को पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और जो मेरी एक साइकोलॉजी थी वो बिल्कुल बदल गई। और मुझे उस समय का एक 10 साल की उम्र में मेरे अंदर जो बदलाव आया वो मुझे आज भी दिखाई देता है। आज भी यदि मुझे अपने लिए, चाहे मेरे पास समय नहीं होगा, यदि कोई ज़रूरत के लिए मेरे पास आ जाए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए, तो मैं नहीं, अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। तो मुझे लगता कि उस समय से मेरे मन में आ गया था कि यदि मुझे एक साहित्य पढ़ने का अच्छा मौका मिले और एक साहित्य को पढ़ाने का मौका मिले तो इस चीज़ से मैं कभी भी गुरेज नहीं करूंगी। और आप 6th क्लास में उस समय थी और 6th क्लास में आपने ये सोचा कि आपको एक साहित्य में ही पढ़ाई करनी और इसी पढ़ाने का मुझे मौका मिले। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि एक साहित्यकार में ना बहुत संवेदनाएं होती हैं, हमारे अंदर एक बहुत
भावनाएं होती हैं, हम एक संवेदनात्मक रूप से हर आदमी के साथ जुड़ जाते हैं। तो शायद जब हम एक संवेदनात्मक रूप से हर आदमी के साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा हमारे अंदर कुछ और भाव की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत ही डीप आपने बात कही है। और जैसा आपने कहा कि आपने पहले 6 साल में ही सोच लिया कि इस तरह की चेंजेस जो आएंगे, मुझे साहित्य में ही आगे जाना है। तो लाइफ में जो घर पे हमारे रहते हैं उनके भी डिसीजंस रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि चलिए आप इसी में अपना करियर बनाइए। जी जी मैम, बिल्कुल। मतलब हमारे घर की तरफ से, परिवार की तरफ से कभी ऐसा कोई दबाव नहीं रहा। मेरे जो पिताजी थे वो अभी मेरा दुर्भाग्य है कि 2 महीने पहले ही बेचारे एक्सपायर हुए, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा ही मतलब अपना डिसीजन मेकर बनाया, क्योंकि वो एक सर्विसमैन थे। तो उन्होंने हमेशा ही यही सिखाया कि डिसीजन मेकर बनो, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो जी। तो शायद मैम वो कॉन्फिडेंस, वो विचार उनके अंदर से ही हमें मिला है जी। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात की है, जो कि आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और महिलाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो दूर इलाकों में जो रहती हैं, तो वो कभी कभी ये होता है कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, बाहर नहीं जा पाती, अपने सपनों को जो है वो उड़ान नहीं दे पाती। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उसके लिए अपने आप को ही एक आपका अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब मैं 25 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। और जब मैं उस समय मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, तो जेआरएफ थी, यहाँ क्लासेस भी लेनी पड़ती थी। उसके बाद 2010 में जब शादी हुई थी और 2012 में मेरे पास बेटा हो गया था। और 12 में जुलाई में मैंने अपना पीएचडी का कैरियर जो है वो पीएचडी सबमिट कर दी थी जी। तो मेरे परिवार वालों ने यही कहा कि हम आपसे नौकरी जो है वो अब नहीं करवाएंगे। फिर उसके बाद मैम मैंने 3 साल में अपने इन लॉज के पास घर में रही, 3 साल तक। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने कैरियर को देखना है, और अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए। तो उसके बाद मैंने 2015 में मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आ गई थी। मैंने यूजीसी पीडीएफ से अपना कैरियर शुरू किया था। और उसके बाद 20 में मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही सहायक आचार्य के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मैंने अपने बच्चे को भी, आज मेरा बच्चा भी 12 साल का होने वाला है अभी, तो यदि मैं वो ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैं तो और महिलाओं का एग्जाम्पल ना देके अपना ही देना चाहती हूँ कि अगर हमारे वही है कि सपने हैं और हमने कुछ करने की ठान ली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रोक सकता है। और इसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें समय समय पर गाइड करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो हमें कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देते और हमें समय समय पर समझाते हैं। और मेरे यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, मैं इसका 100% क्रेडिट जो अपने फादर को देती हूँ। क्योंकि एक समय में पीएचडी के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, 3 साल घर गृहस्थी में रहे, उसके बाद फिर दोबारा कैरियर की शुरुआत करना और एक बच्चे के साथ करना एक सिंगल महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा, मैंने बड़े अच्छे से, बड़े पॉजिटिव उसमें लेकर के काम आगे जी करती जी जी जी। दिवांशी कार्यक्रम है और दिवांशी कार्यक्रम में हमेशा ही इसका मोटिव ये रहा है कि महिलाएं इस कार्यक्रम को खास तौर पर देखें और मोटिवेट हो, जिंदगी में जो आपके सपने हैं उसके लिए उड़ान भरें, क्योंकि आपके सपने आपकी ही जिम्मेदारी है। तो जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छे से कि आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। बहुत बार हम अगर लेखक की बात करें, साहित्य की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज से हटकर, अपनी लीक से थोड़ा सा हटकर काम करती है। तो उनको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या उन्हें वही सम्मान दिया जाता है साहित्य में? मैम साहित्य में तो सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और हमें कोई सम्मानित करे ना करे, हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें सम्मानित करे, तो मुझे लगता है महिला के लिए सबसे बड़ा सम्मान वही है। और दूसरे, जिस तरह से साहित्य की बात की जाती है, तो साहित्य जो है कभी भी महिला के खिलाफ नहीं लिखता है। साहित्य में हमेशा महिला को ऊपर उठाने की बात की जाती है, महिला के अधिकारों की बात की जाती है, महिला को एक इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है साहित्य में। और जो एक अच्छा साहित्यकार होगा, उन्होंने हमेशा ही महिला को, स्त्री को आगे खड़ा किया है। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, हमारे उत्तराखंड
उत्तराखंड के एक बहुत अच्छे लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो उन्होंने हमेशा ही नारी को, मैंने उनके साहित्य को बहुत पढ़ा और लिखा, तो उन्होंने नारी को हमेशा ही सशक्त जो है वो खड़ा किया है आगे। उन्होंने अपने साहित्य में नारी को कहीं भी हारने नहीं दिया है। तो इस तरह के जो लेखक हैं उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर महिला को साहित्य पढ़ना चाहिए, चाहे उसकी बैकग्राउंड साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे कोई भी है। क्योंकि साइंस वालों को ऐसा लगता है कि लिटरेचर थोड़ा अलग सा उनके लिए वो रहता है, चाहे वो ईगो की बात करें, चाहे रिस्पेक्ट की बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को साहित्य पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शक्ति देती है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, जो कि आप अभी आपने बात की है। हम चाहते हैं कि कोई नारी के लिए, महिला के लिए आप कोई कविता हमें सुना दें। नारी के लिए मैम मैं यही कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी पंक्तियाँ सुनाऊंगी मैं आपको। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर सप्तल में। जी, बहुत ही सुंदर आपने ये कविता बताई है। तो जैसे हम कविताओं की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो कितना चेंज आता है। अगर हम खासतौर पर आपकी बात करें, जैसा आपने कहा कि साहित्य हमेशा सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आपने खुद की ये बात कही कि 6th क्लास में उस समय आप थी जब आपने एक कहानी पढ़ी और आपके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए रीडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मैम देखो कि पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं कहती हैं कि हमने MA किया, उसके बाद हमारी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर हम नहीं पढ़ पाए, मतलब उनके अंदर एक पश्चाताप है, वो मलाल रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किताबें जो है ना आदमी की बहुत अच्छी मित्र है, सबसे अच्छी दोस्त हैं। जहाँ पर माता पिता, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि हम हैं, हमारी आगे की पीढ़ी है, वो हमारी पुरानी पीढ़ी है, तो आना जाना इस तरह का सच है। लेकिन हर दुख सुख से, हर चीज़ से हमें ऊपर उठाने के लिए हमें किताबें तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़नी चाहिए, और हर महिला को पढ़नी चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि कविताएं, जो किताबें हैं, साहित्य हैं, वो सभी को पढ़ने चाहिए। अगर हम मानसिक और शारीरिक या सामाजिक तौर पर महिला को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भाषा का कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वहाँ पे साहित्य कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है? मैम भाषा जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल जो है महिला के अंदर चेंज कर लाने के लिए करता है। जिस तरह से आप कोई भी कहानी पढ़ेंगे, आप कोई भी उपन्यास पढ़ेंगे, कोई भी कविता पढ़ेंगे, उसमें आप एक सशक्त रूप से अपने आप को आगे देखेंगे। जिस तरह से मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की, तो हमने तो झांसी की रानी को देखा नहीं, हमने तो उनकी कविता ही सुनी, और हमारे मन में मेरे मन में वो भाव आया कि एक झांसी की रानी थी, वो इतनी मजबूत थी, उसने देखो अंग्रेजों से लड़ी, तो हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना। समाज की ऐसा नहीं है कि मैं ये तो नहीं कहना चाहती हूँ कि हर महिला को अपना मतलब समाज में विद्रोह, परिवार में विद्रोह करना चाहिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन महिला के अंदर एक कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए, जो अपने आप को, अपनी पहचान भी होनी चाहिए महिला की। ऐसा नहीं है कि पुरुष से ही महिला की पहचान हो, उसकी अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, जब हम यहाँ पर लेखक की बात करें तो बहुत बार जब हम पढ़ते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे न्यूज़ को सुनते हैं कि आज इस तरह की जो महिला के उत्पीड़न की बात हम करते हैं तो हमेशा ही उसमें महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता है। इस पे हमने पहले भी बात की है, पर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा विस्तार में से समझाएं कि अगर लेखक की वो शब्दावली चेंज होगी तो क्या मेंटालिटी में भी चेंज आएगा? क्या समाज में महिला के लिए जो स्थान है वो वापस, अभी महिला बहुत आगे बढ़ रही है, पर और आगे बढ़ने के लिए क्या वो चेंज लेकर आ सकता है एक लेखक? मैम मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि देखो ना, कई बार महिला भाव में, अभाव में, प्रभाव में कहीं ना कहीं वो अपने आप को 100% जो है पुरुष के ऊपर ही, मतलब अपने लाइबिलिटी को मानती है, चाहे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी होगी, खुद भी कमा रही होगी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे हम मान लो हम बाजार ही गए हैं तो हमारे पास जो सामान होगा
वो महिला 1 पैकेट उठाएगी, मतलब वो एक भाव है मन में कि पुरुष 2 पैकेट उठाएंगे, वो बोलेंगे दे दे मेरे पास, तेरे से नहीं उठाया जाता। मतलब इस तरह के जो शब्द है ना वो महिला को कमजोर बनाते हैं। लेकिन यदि महिला के अंदर वो एक भाव होगा ना कि मुझे आगे बढ़ना है, और क्योंकि बहुत बार ऐसे भी कहा जाता है आपने चूड़ियां थोड़ी पहनी है या लड़कियों की तरह मत रोइए, तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिला को और ज्यादा कमजोर, हम इन वाक्य पर ध्यान नहीं देते, पर कहीं ना कहीं ये जो वाक्य हैं ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भाषा ये एक ऐसी है जिसमें साहित्य में आई डोंट थिंक इसमें होना चाहिए ये। बिल्कुल मैम, साहित्य में ये परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरे ये है कि मैम ये कहावतें हैं, ये जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति है, हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़ियां हैं, तो ये जो शब्द हैं मैं यही कहूँगी कि ये हमारी रूढ़ियां हैं। ये रूढ़िवादी जब हमारा समाज था उस समय के ये शब्द हैं, और ये शब्द मुझे लगता है शहरी परिवेश में तो लगभग लुप्त जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी थोड़ा बहुत इनका प्रचलन जो है वो दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव जो है वो समाज में आ रहा है। बिल्कुल। और आज के समय में तो महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही है। हाँ जी। और आप खुद एक महिला है, इतने अच्छा लाइफ में आप कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो आपको देख रही है उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे अपने सपने जो हैं वो कभी कभी छोड़ जाते हैं परिवार के डराव से या किसी और अन्य कारणों से। मुझे ऐसा लगता है मैम कि हर महिला को ना परिवार के साथ साथ अपने आप को भी सशक्त करना चाहिए। उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला को पढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, उनमें से 4 घंटे हर महिला अपने लिए निकाल सकती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो समय निकाला है, और छोटे बच्चों के साथ भी हमारे पास समय होता है, घर का काम करने के बाद भी महिला के पास समय होता है, तो वो उसकी मैनेजमेंट है। हर महिला को मैनेजमेंट करनी चाहिए। यदि महिला 5 बजे उठ रही है तो उसको 4 बजे उठ जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। जिस तरह से महिला अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला जो है एक मुकाम पर पहुंचेगी। बिल्कुल, मतलब आपकी सपने, आपकी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी है। आप कार्यक्रम में आई, बहुत सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ बोलने का सौभाग्य प्रदान किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।